ताकत थोड़ी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जाफर एक्सप्रेस शोदा में 18 का ताल्लुक आर्मी FC से है। दहशतगर्द किसी को यरगमाल बनाकर नहीं लेकर गए। तर्जमान पाक फौज की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दों ने फायरिंग से 26 अफराद को शहीद किया। फोर्सेज ने 354 यरगमाली बाजियाब करवाए, उनमें से 37 जख्मी हैं। फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान एक भी मग़वी नहीं मारा गया। ये बड़ी अहम खबर है और इसको जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क असली दुश्मन भारत ने पेश किया वो तो कुछ और ही कहानी सुनाते रहे, बहकाते रहे लोगों को। और जो उनका प्रोपेगेंडा हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है, इस खबर पर भी उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया वो आया हो गया। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये थी कि जो वहाँ दहशतगर्द थे वो राब्ते में थे सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए अपने सहूलतकारों से, और उनका ताल्लुक जो है अफ़गानिस्तान में कहा जाता है किसी जगह वो मौजूद थे। पाकिस्तान बारहा उन्हें कह चुका कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सारा मामला क्या है और जो कुछ ये हुआ आज, ये बड़ी अहम चीज़ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब मौजूद थे, उसके अलावा सरफराज बुख्ती साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान वहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ, लेकिन चूँकि दहशतगर्दी ज़ाहिर 18वीं तरमीम के बाद हम ये तो नहीं कह सकते सब कुछ सुबह नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है कला कमा करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है हमारी फ़ौज। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नवाज़ ज़हरी साहब मौजूद हैं, उनके साथ सीनियर तज्ज़ियाकार दानिशवर, बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब तज्ज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले जाफर एक्सप्रेस शोदा में 18 का ताल्लुक आर्मी FC से है। दहशतगर्द किसी को इकमाल बनाकर नहीं लगे, लेकिन ऐसी जो हम बात करते हैं कि जी वहाँ मज़दूरों को मार दिया, फलां को मार दिया, हमारे फोर्सेस के लोग थे या रिश्तेदार थे उनको, तो ये सोचिए समझिए एक साजिश हुई है, प्लानिंग के तहत सारा कुछ किया लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ना सिर्फ हमारी बल्कि दुनिया के कई ममालिक की सफ़ीरों की भी, कि ये सोचा समझा प्लान और वेल प्लान एक हमला था जिसको ये आम दहशतगर्द तंजीमें नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती थी। इसमें पूरा मिलिट्री की जो है स्ट्रेटजी उसमें शामिल थी, उसकी हेल्प शामिल थी, उसकी प्लानिंग शामिल थी। वो मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, रॉ और अफगानिस्तान में जो बिल्कुल उनके हैंडलर्स वो मिलकर उन्होंने प्लान किया और वो जगह देखी कि किस जगह पे सबसे मुश्किल घाटी है, वहाँ पे किस तरह प्लान करके उन्होंने वो किया। पहाड़ों के दरमियान ज़ाहिर है आसान जगह नहीं और वहाँ लोग पहुँचाए, उनको फैसिलिटेट किया और ये हमला किया उन्होंने। उसकी बड़ी तैयारी उन्होंने की होगी। और देखिए, अमेरिका ने, फ्रांस ने, UAE ने, सऊदिया ने, UK ने, सारे ममालिक ने मजम्मत की और हमारे पड़ोसी ममालिक किसमें क्या कर रहा है, उल्टा इसमें और जो है आग लगा रहा है और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो उससे सब आया है कि ये किसकी प्लानिंग है, इसके पीछे कौन है कौन नहीं है। दुनिया पहले ही, कनाडा भी, अमेरिका भी उनको दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ पे उनके सफ़ीरों को निकाल चुका है, कर चुका है। हमको भी अब एक्शन लेना पड़ेगा। देखें, उधर कोई चिड़िया भी मर जाती थी तो वो हमारे मुल्क का नाम लेते थे, और हम इतना बड़ा वाक़या होता है इस पर भी हम दुनिया को नहीं खुल के कर रहे हैं, जबकि इनका हाजिर सर्विस कर्नल हमारे पास कैद भी है। और अफगानिस्तान ये पहला हमला नहीं है जहाँ अफगानिस्तान से ये राब्ते में थे या अफगानिस्तान से आए थे ये लोग। ये कई हमले ऐसे पिछले कई सालों में हम देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, इस पर मैंने पहले भी कहा था, शायद मैं फिर बोल रहा हूँ, भले गलत हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, ये मेरा अपनी ज़ाती राय है कि हमको वो हक इस्तेमाल करना चाहिए कि जहाँ जहाँ से हमारे मुल्क में हमले हो रहे हैं, अगर उनके मुल्क वाले हमारे बारहा बताने पे, जताने पे, निशानदही पे कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम इतनी ताकत रखते हैं। हम एक एटमी ताकत है, दुनिया की जदीद तरीन मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी हम रखते हैं। हमको चाहिए कि उनको उसी जगह जाके मारे जहाँ से हम पे हमले हो रहे हैं। कितना हम नुकसान बर्दाश्त करेंगे। अब वो जो भी बातें करते रहे, 18 जाने जो गई हैं, वो भी किसी के बेटे थे, उनके भी कोई बच्चे, बीवियाँ, बहनें होंगी ना। इसके अलावा 18 से ज़्यादा का अगर वो क्लेम करते हैं, भाई आपने तो एम्बुश किया वहाँ पे, आप तो कुछ भी कर सकते थे। वो तो हमारी कार्रवाई इतनी तेज़ हुई कि वो आप नहीं कर पाए, वरना नेतों को मारना क्या मसला है यार, ये तो कोई भी कर सकता है, कोई बहादुरी का काम तो नहीं है। बहादुरी तो वो होती है आप जाते छावनी पे हमला करते, मुकाबला करते सिविलियन से, बच्चों से, या अगर कोई मिलिट्री का ऑफिसर है उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे हैं तो उसके हाथ तो वैसे ही बंधे हुए और कौन सा वो असला लेके चल रहा है। ये इस कार्रवाई की जो भी है
हमारे जिन लोगों ने शहादत की उसके लिए हम दुआगो हैं, जन्नत में अल्लाह ताला उनको जगह दे। जिन्होंने किया अल्लाह ताला उनको जहन्नम फसल करे, और इस कार्रवाई के पीछे जो भी हैं उसको नहीं छोड़ा जाए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्या कहेंगे अनिस मंसूर साहब? जाफर एक्सप्रेस शोहदा में 18 का ताल्लुक आर्मी एफसी से है, दहशतगर्द किसी को कमाल बनाकर नहीं ले गए, और जिस तरह इसको प्रोपगेट किया हमारे दुश्मनों ने, और उल्टी सीधी वीडियोस पुरानी और जाली वीडियोस बना कर चलाते रहे और जताने की कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान बड़ा गैर महफूज मुल्क है और तमाम चीज़ें वो करने की दर पे थे। लेकिन करम किया अल्लाह ने, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमारे बर वक्त जवानों की वहाँ मेहनत और ऑपरेशन, जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन क्लियरेंस शुरू किया, तो एक हादसा मैं समझता हूँ, सानिया तो है बहुत बड़ा, लेकिन जिस तरह 400 से ज़्यादा मुसाफिर थे, 354 को बचा लिया गया। बहुत शुक्रिया अली। देखिए, सबसे पहले तो दहशतगर्दी किसी भी शक्ल में हो, उसकी कोई भी सूरत हो, वो काबिल कबूल नहीं है। किसी का भी कत्ल, किसी का भी अगवा, किसी का भी लापता, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, वो किसी सूरत में काबिल कबूल हो ही नहीं सकता है। सो ये दहशतगर्दी की जो वाक़या हुआ है, इसे ना ही हम अपने कानून और आइन के मुताबिक, ना ही अखलाकी तौर पे, ना ही समाजी तौर पे, ना ही मजहबी तौर पे हम किसी तौर पर भी कबूल नहीं कर सकते कि इसके लिए कोई शर्त रखी जाए कि जनाब ये इस सूरत में कबूल होगा या इस सूरत में कबूल होगा। तो पहली बात तो ये। दो, देखिए, पाकिस्तान मुसलसल काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी की लपेट में है। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल आप देखिए कि वक्तन फ़क्तन इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान जो सूरत हाल है वो KPK की और बलूचिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़रूरत इस अमर की है कि पहले नुकता तो ये है कि इस मामले को बैठकर बातचीत के ज़रिए इस तरीके से हल किया जाए कि उसमें सियासी क़ुव्वतें, हमारी अस्करी क़यादत, हमारी इंतज़ामिया और तमाम लोग शामिल हों, और स्टेक होल्डर्स तमाम एक ज़बान होकर ये बात करें कि जनाब इस मसले को इस तरीके से हल करना है। हमें अफसोस इस बात पर है कि कौमी असम्बली के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म होता है कि जहाँ पर आकर तमाम लोग इस पर बात करें कि इस मसले का हल कैसे निकालना है। एक बार एक तय कर लें कि जनाब ये मसले का हल इस तरीके से निकालना है, यहाँ बैठना है, यहाँ बात करना है, या यहाँ पर इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, जो भी सूरत हाल हो। पॉलिसी में तसलसल नहीं है, पॉलिसी में तसलसल हो जाए और ये बात तय हो जाए कि जनाब ये हमें करना है और ये फाइनल हो जाए। इसी तरीके से KPK भी सूरत हाल है, एक बार तय कर लिया जाए ताकि ये मामला एक तरफ हो जाए कि भाई हमें इसे हल किस तरह से करना है। कुछ लोग इसमें सियासी मामला तो कहते हैं किस तरीके से, कोई कहते हैं कि जनाब ये अस्करी मामला है, कोई कहते हैं कि जनाब नहीं ये दहशतगर्दी का मामला है। एक बार तय हो जाए। दूसरी बात, देखिए, इस वक्त हमारी जो मगरबी सरहदें हैं, ख़ास तौर पर जिसमें हमारे पास अफ़गानिस्तान की सरहदें हैं, वो इंतहाई बहुत बुरे हाल में, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान, जिनके मुतालिक कहा जाता था कि वो अपना मुकम्मल कंट्रोल रखेंगे, वो मुकम्मल कंट्रोल नहीं रख पा रहे, और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं कि जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया है हमारे साथ। देखिए, प्रोपेगेंडा वॉर इस वक्त जिस तरीके से हुई है और जिस तरीके से उसने कभी भी वॉर कंडीशन में आप कोई हतमी सूरत हाल नहीं बयान कर सकते, और पाकिस्तान की मीडिया ने उसको बड़ा एहतियात किया, और वॉर कंडीशन के अंदर, जो वॉर कंडीशन ही कैसी जा सकती है, जंगी सूरत हाल थी उस वक्त, और उसमें हर तरह के प्रोपेगेंडे से इज्तनाब बढ़ता। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मीडिया को अगर आप देखिए तो वो बार बार ये प्रोपेगेट करता रहा कि जनाब ये तो सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। वो तो मतलब एक एक लम्हे की इस तरीके से लाइव अपडेट्स दे रहा था कि जैसे वो वहाँ पर मौजूद हो। उसके बहुत सारे जो वीलॉगर्स हैं, जो बहुत सारे उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वो बाकायदा सरेआम ये कहते रहे कि ये रॉ की कार्रवाई है। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई एक उनके वीलॉगर्स और उनके लोग बाकायदा एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी लम्हे पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जब ये वाकया हो रहा है और उस वक्त ये कह रहे हैं, बाकायदा उनकी वीडियोस मौजूद हैं कि वो कह रहे हैं कि देखिए रॉ ने ये सारा काम किया, रॉ ने सारा काम किया। बिल्कुल, पहले भी मानते रहे वो व्लॉगर्स, कुछ उनके वहीं बैठे हुए हैं, वो खुद कहते हैं कि जी बिल्कुल रॉ में मुलव्वस होती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, अफगानिस्तान के रास्ते भी काम कर रहे हैं, इस तरह की दहशतगर्दी फैला रहे हैं। मतलब अब ये कहना कि सिर्फ हम बैठ कर क्लेम कर रहे हैं, उनके अपने लोग कह रहे हैं, उनके मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, ढकी हुई बात तो नहीं रही ना। वो लोग बाकायदा क्लेम कर रहे हैं कि उनके, और वो व्लॉगर्स के जिनको वहाँ की रॉ के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात समझे जाते हैं, वो लोग वहां पर खड़े होकर ये बाकायदा ऐलान कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं बार बार कि देखिए यहाँ रॉ ने कार्रवाई की। अच्छा, ये कोई और नहीं कह रहा। अगर पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के लोग इल्ज़ाम लगाते हो तो एक अलग बात है। मुझे हैरत इस बात पर है कि बाकायदा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही कि जब उनके लोग खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए। जो कोई भी उसे एक्सेप्ट कर रहा है, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, मैं तो इस बात का हामी हूँ कि जहाँ से भी हमारे मुल्क में चीज़ें हो रही हैं, हमें उस पर
फौरन स्ट्राइक करनी अभी चाहिए। बहुत हो गया, समझते कितना हैं हल बर्दाश्त यही है। करेंगे। देखिए उनके रिटायर्ड किसी मुल्क से भी जनरल, अगर हमला हुआ है, इंडिया हो, उनके अफगानिस्तान retired हो, general- ईरान हो, देखें हमें फौरी देखें, वहां हमला हमें करना हमें चाहिए। एक तो देखें सिफारती मैदान को नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात। ख़ास तौर पर इस वक्त ये जिस तरह देखें कनाडा ने एक एक्शन लिया ना, कनाडा के अगर इलाके के अंदर, अगर कनाडा की हदूद के अंदर अगर एक शख्स को क्या है, उन्होंने अपने सफ़ीरों को निकाला, बाकायदा सिफारती एक बड़ा रिस्पॉन्स ये नहीं दिया। करना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए मैंने पहले कहा कि हमको पता है कि अफगानिस्तान के, देखिए सैटेलाइट है, हर चीज़ है, कहाँ से आए कहाँ गए ये ढूंढना मुश्किल नहीं है। अफगानिस्तान से वो राब्ते में थे, इनको पता है जिस इलाके से राब्ते में थे उस जगह कोई ना कोई ट्रेनिंग कैंप, कोई चीज़ें उनकी होगा, होंगी, बिल्कुल होगा। आप वहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं। क्योंकि आप कई दफ़ा अफगानिस्तान को बता चुके हैं कि ये नॉन स्टेट लोग आपके मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इन्हें खवारजी बोलें, आप इन्हें जनाब कोई तालिबान पाकिस्तान बोलें, टीटीपी या कोई भी नाम दें, आपके मुल्क से हो रहा है, आप पहले इसको सॉर्ट आउट करें। आप नहीं कर सकते और फेयर इनफ हम कर देते हैं आगे, और करें। और इनके सफ़ीर को भी जिस तरह कनाडा ने किया और मुल्कों ने किया, हमको भी चाहिए उनके सफ़ीर को हटाएं। और इसके बाद हम इनकी सरहद से जहाँ एक एक चीज़ हमारे मुल्क से जाती है यार, हमसे ही खाते हैं और हम पे अटैक करवाते हैं। बंद कर देनी चाहिए ऐसी सरहदें, बंद कर देनी चाहिए चीज़ें कि भाई आप अपने मुल्क के अगर चाहते हो चीज़ें तो सीधी करो, मतलब मंगाओ इंडिया से यार, मंगाओ जिसके गोद में जाके बैठे भी हो। कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। हमारा खून बह रहा है यार, ब्लीडिंग हमारे यहाँ हो रही है ना, बिल्कुल शहीद हमारे यहाँ हो रहे हैं। ये तो हमें इस बात का काम है। आज ये सपोर्ट खत्म कर दें, हम अपने बलोच भाइयों को खुद बना लेंगे। ये जो उकसा रहे हैं ना, ये जो चीज़ें मुहैया कर रहे हैं, कई दफ़ा जो अमेरिकन असला छोड़ के गए हैं वहाँ पे, वो इस्तेमाल हुआ है हमारे मुल्क में हमले पे। अब हम कब तक इस चीज़ का इंतजार करेंगे यार कि वो गांधी जी बन गए, एक काल में मारा दूसरा आगे कर दें? नहीं भाई, पाकिस्तानी बनो, हमारा ये काम नहीं है आगे करें। एक मारा दो मारो उनको, बदला तो है, जब तक बदला नहीं मौजूद करेंगे है, इस्लाम में आप यकीन माने ये होता रहेगा। सख्त कार्रवाई करें, इंडिया को भी इंटरनेशनली प्रूफ नहीं, आप ये कह तमाम रहे हैं सफारतखानों को बताएं कि ये जी इसके पीछे इंडिया है, बिल्कुल सही है। दहशतगर्द मुल्क है, बिल्कुल। दहशतगर्द तंजीमों को डिक्लेयर दहशतगर्द आप ये तंजीमों कह को रहे हैं सपोर्ट करता है। कि सर, आप ये कह रहे हैं नवाज साहब कि इस वक्त जो पॉलिसी अपनाई है वो गलत है। मैं कहता हूँ उसमें बहुत नरम है, सख्ती आनी चाहिए। नहीं आएगी तो लाशें, जिस तरह मैंने एक दफ़ा पहले कहा था बहुत अफसोस के साथ कि ये और लाशें गिरेंगी और लाशें गिरी, और अगर ये आप बात नहीं तो दुरुस्त करेंगे है। तो खुदा न खाता और हमारे भाई जाएंगे। जिस तरह आपको कार्रवाई दुबई करनी- साहब फरमा रहे हैं, इंडियन नरमी जनरल- रखोगे तो इंडियन- फिर दहशतगर्दी बढ़ती रहेगी। एक मिनट अली, इंडियन जनरल, एक रिटायर्ड जनरल अपने ट्वीट में कहता है कि बलूचिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर की रोड से गुजरता है। सबने पढ़ा। क्या 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 कहना चाह रहा है? आओ टेबल पे बैठ के करो ना बात, अगर ऐसी है। जब बातचीत के लिए बात करते हैं पाकिस्तान तो वो भाग जाते हैं। और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी में खुश हो तो ये चीज़ें कर रहे होते हैं। एक जगह हमने एक चीज़ कामयाबी दिखी, दुनिया ने बोला बहुत ज़बरदस्त चैंपियन ट्रॉफी की, ये दिखा रहे हैं कर महफूज मुल्क है, इनमें तो कोई भी आगे कर सकता है। तो इसके लिए फौरी और सख्त एक्शन ज़रूरी है। सर, इत्तेफाक करते हैं आप इन बातों से? देखिए जिस तरह का हमारे यहाँ स्वीपिंग स्टेटमेंट नवीद भाई दे रहे हैं ना, इस तरीके का स्टेटमेंट होता नहीं है। हमें सबसे पहले तो सिफारती सतह पर, हर सतह हो पर, चुकी है अनीस भाई, देखें हमें इंडिया को खास सरहद तौर में भी पर- कुछ दिनों 10-12 दिन के लिए बंद करके देख चुके हैं। देखें हमें हर तो तरह हाल से क्या करना है, चाहिए। जैसा जैसा फरमा रहे हैं, जब आपने तमाम जो दुनिया में राइट तरीके हैं उन तरीकों से बता दिया, आप एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया, आपने हमेशा शवाहिद पेश किए, उसके बावजूद अगर वो नहीं मान रहे तो मंसूरी साहब फिर आखिरी तो हर बार फिर यही जो बता रही हैं। देखें अली, सबसे पहला मसला, सबसे पहला जो इशू रिजॉल्व करना है ना, वो हमें अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को जमा कर अच्छा, उस पर चलें। मैं खबरों सबसे से पहला- सर सबसे- मैं सबसे इस पे आ रहा हूँ इसका, क्योंकि आज वज़ीर दिफा ने जो कुछ कहा, मैं आपके पास आता हूँ। पहले नवाज साहब से पूछ लूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ साथ बैठने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन साथ बैठने के लिए पीटीआई ने एक पक लगा दी है और कहा है कि पहले हमारे बानी को पैरोल पर रिहा किया जाए। अब ये कह रहे हैं जी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हम बुलाएं, उनके पास हम जाने को भी तैयार हैं क्योंकि ये कौमी मामला है, इसमें गैर मशरूत शिरकत होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई कहती है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जनाब, बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। इस मौके पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जब मसला स्टेट्स का हो, मुल्क का हो, तो सियासत नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस वक्त चाहिए उनको घर मशरूत साथ दें, बाद में फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी अपना दिल बड़ा करे और जस्टर दिखाएं, लेकिन नॉट इसके अभी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कोई शर्त रखता है इस किस्म की और इनको नुकसान देगी
आवाम की नज़रों में भी गिरेंगे, आप अपनी सियासतदानों की नज़रों में भी गिरेंगे, और इस तरह नहीं होता है। इस वक्त आप साथ दें, और बाद में जब ये मसला हल हो जाए, चीज़ें हो जाए, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो अपना दिल बड़ा करे, कि अगर वो जो भी उनके मुतालबात हैं उनमें से माने चीज़ें। लेकिन ये वो मौका नहीं है कि अपनी शर्तें लगा के पूरी करें। अनिल साहब, ये पॉइंट स्कोरिंग है या पीटीआई की जानिब से आप समझते हैं, क्योंकि वज़ीर दिफा एक अहम ओहदे पर बराजमान है, एक सीनियर लीडर है नून लीग के, वज़ीर दिफा पाकिस्तान है, वो कह रहे हैं जी ये पक्ष जो लगाई उन्होंने कि जी बानी को पैरोल पर रिहा करें तो हम आपको साथ बैठने में तैयार हुए, हालांकि कौमी इशू है। तो लगता है आपको बात यही है, और अगर ये बात की है तो फिर आपका तज्ज़िया क्या है? देखिए अली, जो फोकस रहा आज हुकूमत का वो बड़ा इस बात पर रहा कि जो पीटीआई के हैंडलर्स हैं, जो पीटीआई के जो माउथ पीसेस हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो वीलॉगर्स हैं, जो सोशल मीडिया ट्विटर हैंडलर कर रहे हैं, उन सब ने बलूचिस्तान के वाक़े पर जिस तरह की रिपोर्टिंग की है या जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है, उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंडियन जो है वो कमेंट्री कर रहा हो। अब जो हुकूमत को भी और जो पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों को भी जो बड़ा बुरा लगा, जाहिर हर पाकिस्तानी को लगा बुरा कि ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी होते हुए। जिस तरीके से पीटीआई ने जिस तरह इसमें रिएक्ट किया, खासतौर पे पीटीआई की हाई कमांड ने नहीं, अलबत्ता पीटीआई की हाई कमांड ने तो मशहूद बातें कही और उन्होंने भी शर्तें लगाई कि नहीं अमन और अमान के बारे में ये होना चाहिए, उन्हें भी गैर मशरूत बात करनी चाहिए थी। देखिए ये वक्त नहीं था, और इस वक्त जो पीटीआई ने लबो लहजा अपनाया, आप देखिए पीटीआई के तमाम वीलॉगर्स जो जिनको पीटीआई अपनी तर्जुमान कहती है, सही है, उन सब की तरफ से इस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई उसकी गूंज आज पूरी ऐवान के अंदर घूमती रही। उसमें तमाम लोगों का खिताब उसी हवाले से था। ख्वाजा आसिफ ने भी लगे तो उसी तरफ बात कही, और ख्वाजा आसिफ ने भी फिर ये कहा कि जनाब ये सारे मामला चल रहे हैं और अगर हम इनसे बात करते हैं तो कि ये पहले मुतालबा कर देते कि जनाब इस पर हो। और फिर ख्वाजा जो असद कैसर है, उन्होंने भी जब तकरीर की तो उन्होंने कहा कि इनको शर्म और हया होनी चाहिए कि जनाब ये हम पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को इन इख्तलाफात को भुलाकर एक नुक्ते पर जमा होना चाहिए कि सबसे अव्वलीन मसला, देखिए पहले पाकिस्तान का एक बड़ा मसला माशी मामला था, डिफ़ॉल्ट के हम करीब थे, अब अगर वो ख़त्म हो जाता है तो अमन मान हमारा दूसरा मामला। इस हवाले से तमाम, मैं बार बार एक बात पे जोर दे रहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर इसको तय करना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को, तमाम क़यादतों को बैठ कर इस मामले को एक बार एक पॉलिसी बना लेनी चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए, यही ज़रूरी है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। सर एक बड़ी अहम ज़ाहिर है, एक तो दहशतगर्दी के हवाले से हमारा मुल्क जो है, हम देखते हैं कि दहशतगर्द जब भी मौका मिलता है कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, बार बार ज़ाहिर उनके खिलाफ ऑपरेशन भी हैं और पकड़ा भी जाता है, वो दहशतगर्दों को कला कमा करने की भरपूर कोशिशें कर ही रहे हैं हम। अच्छा, ये इसके अलावा मुल्क में दूसरी हम बात करें जो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, वो हो रही है जनाब कैनाल्स का मसला। 6 कैनाल बनाए जाएं ना बनाए जाएं, जरदारी साहब ने साइन कर दिए, आरिफ अलवी साहब ने कहा मेरी लाश पे से गुजरेंगे, पीटीआई वाले अपने मौके पेश कर रहे हैं। अब ये सारा मामला है क्या, और ये मामला हल कैसे होगा? अगर जाहिर है कैनाल्स नहीं बनने तो फिर दस्तखत क्यों कर दिए जरदारी साहब ने, और अगर बनने हैं और उस इलाके को ग्रीन बनाना है, आपने सरसब्ज़ बनाना है, वो भी ज़ाहिर पाकिस्तान का हिस्सा है, ऐसी बात तो है नहीं। फिर ये कहना कि सिंध दरिया हमारा है और पानी नहीं मिला तो कुछ ऐसा हो जाएगा, सर ये सारा मामला है क्या, और ये मामला किस तरफ जा रहा है? कोई हल भी होता नज़र आ रहा है आपको, या ये तालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा बना के छोड़ दिया जाएगा? यार अली, मैं आपको सही बताऊँ, ये रमज़ान के बाद जो सबसे बड़ा मसला होगा, खान की रिहाई भाई कुछ भी नहीं होगा, यही मसला है ये सबसे बड़ा मसला होगा। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकली जो सबसे, सिंध तो इसमें सियासत जिम्मेदारी भी सिंध में जो है पीपल्स पार्टी तो इसमें मुश्किल में है, पीपल्स पार्टी नहीं इसमें सियासत कर रही, एंटी पीपल्स पार्टी जितनी भी कुव्वतें वो सारी एक हो गई हैं, और सिंध में उन्होंने ठीक ठाक रैली निकाली है। साइन किसने की है? देखिए सदर पाकिस्तान ने की है। ये जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे का आपको पता है ना कि इसमें हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने ये ज़मीन हमसे हायर की है, इस पर यहाँ काश करेंगे, काश का कुछ हिस्सा यहाँ होगा, यहाँ ना जाएगा, बाकी वो ले जाएंगे, कुछ इस किस्म का है। कई लाख एकड़ रेंटल ज़मीन दी इस पे ग्रीन इनिशिएटिव पे, इसमें नहीं, जो पंजाब की में कुछ लाख ज़मीन ली गई है और कुछ नहीं, आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इस तरह की सूरत नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। वो जो ज़मीन ये किसको दी है, ये जो मुआहदा क्या आप ग्रीन इनिशिएटिव तो ये है कि बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान और कॉर्पोरेट सेक्टर मिलकर एक फार्मिंग का सिस्टम कर रहा है। ये बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसको बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं है उसकी। देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब तो इन्वेस्टमेंट बाहर से या यहाँ से दोनों तरफ से हो सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होगी वो उसको ऑन करेगी, वो कहेगी कि जनाब हमारा ये सा है। लेकिन ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है ये बिल्कुल जिस तरह का आप प्रोजेक्ट बैन कर रहे हैं कि बाहर के लोग आएंगे और वो कुछ हिस्सा लेकर जाएंगे होंगे। देखिए
काश्तकार इधर ही के लोग होंगे, यही लगाएंगे, लेकिन ये जाएगा कहीं और, नहीं उसकी इन्वेस्टमेंट कहीं और से आ रही है। ये एक ऐसी इतलात है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन जो सिंध में प्रोपेगेंडा हो रहा है वो यही हो रहा है। दूसरी बात ये कि अच्छा, इससे लोगों में और इश्ताल फैल रहा है। अब ये सही है गलत है, हुकूमत को आगे तरजीह करनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना नहीं चाह रहा था, चले वो मंसूर साहब से पूछ लेते, लेकिन ये जो बात है कि जिस जरदारी साहब ने साइन कर दिए, पीटीआई वाले कह रहे हैं देखिए यही मंसूबा हमारे सामने आया था जब आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक कराची से, वो भी सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा मेरी लास्ट से गुजर के साइन होंगे, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने जनाब ये इतनी बड़ी बात की सिंध के लिए, और जरदारी साहब ने साइन करने के बाद अब असम्बली में क्यों थमा चौकड़ी में चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मरसूं पानी न डेसूं, इसका क्या मतलब है? जी देखिए, ये मेरा नहीं ख्याल कि जिस वक्त अलवी साहब सदर थे उस वक्त ऐसी कोई चीज़ भी आई थी, ना ही वो सबूत दे पाए। एक पेज ऐसे लहरा के असेंबली में उन्होंने कहा जिसका कोई सबूत नहीं है, ना वो डेटे बताई ना कुछ बताई। पीटीआई के लीडर ने सिंध असेंबली के इजलास में पेपर उठा के बोला कि जो उर्दू बोलने वाला सिंधी सदर था उसने नहीं किया और ये करके चले गए। अच्छा, उसने नहीं किया उसका कोई सबूत नहीं है, इन्होंने किया उसका सबूत दिया। लहरा तो रहे थे, वो लेटर लगा रहे थे, लेकिन वो था, लेकिन उसमें है नहीं। आपको पता है ना, मुझे पता है, हमें कोई वो डेटे नहीं पता, लेकिन इन्होंने किया है। ये ठीक है, 2 नंबर की है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं आपका कहने का मकसद तो ये ना, मेरा कहने का मकसद है तो डेटे बताए ना। वो असेंबली में पूछते रहे किस डेट का था, कब का वाकया था, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा भारत, लेकिन ये कि पूछेगा उनसे, हाँ मैंने पूछा, मुझे भी डेट नहीं बताई मुझे पूछा, मुझे भी डेट नहीं बताई, तभी बोल रहा हूँ कल से मेरे साथ खाने पीने। अच्छा, सदर पाकिस्तान रज़ाई साहब ने किया है, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो क्यों किया जब सिंध का मसला है इतना बड़ा? मोहब्बत नहीं सिंध से क्या? ये तो जवाब वो डबल सियासत कर रहे हैं, इजाजत भी दे दी और हम लोगों को कह दिया आप लोग बनने मत देना। अभी जब पार्लियामेंट से खिताब किया उन्होंने अपना सदारती नए साल का, तो उसमें उन्होंने आखिर में इसको बोला कि अगर सूबे खुश नहीं हो तो फेडरेशन को चाहिए कि सूबे कौन से खुश नहीं है? 3 सूबे तो खुश हैं, एक सूबा खुश नहीं है, तो कह रहे हैं सूबे को साथ लेके चलेगी तो फेडरेशन मजबूत होगी। और एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस बात जिसकी क़यादत से बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, अब वो मैं आपको पहले बताऊं, एक और भुट्टो मैदान में है। हाँ, उसने भी, और उसके अलावा सारे एक हैं। ये सिंध का मसला जो है ना, वो इज्तिमाई मसला है, किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये सिंध के रहने वालों का मसला है। और तो आप इल्जाम लगा रहे हैं वफाक पर, नहीं इस पे बात कीजिए, टेलीविजन पे आप बैठे में, मौत और जिंदगी का मसला, इसका मतलब 3 सूबे मिलकर मारना चाह रहे हैं सिंध को? ऐसी बात नहीं, उन्हें नहीं मालूम हम जा रहे थे पाकिस्तान का हिस्सा है। बात चीजें जब हो रही होती है, तो गलत क्यों कह रहे हैं आप? मैं बताऊँ, ग्रीन शेड गलत मनसूबा है। अगर इससे सिंध को नुकसान इस तरह हो रहा है कि यहाँ की जमीनें बंजर हो रही है, यहाँ की जमीनें बंजर करके किसी और की जमीनें क्यों हो रही हैं? पानी नहीं आएगा ना इच्छा के नाम से, यही तो बात है, इस पे तो बात होनी चाहिए। कालाबाग डैम की प्रॉब्लम ये था, कालाबाग डैम के मफाद में है नहीं है, दरिया सबका है, देखिए मुल्क के मफाद में, तो वहां पे जमीनें सैराब कर रहे हैं वो लोग। मुझे बोलने का मौका दे, एक तो पहली मेरा गला खराब है, आप खामोश रहेंगे तो मैं भूल पाऊंगा। देखिए, मुल्क का मफाद तो इसमें कि चारों सूबे खुश हों, वो काम किया जाए। अगर एक सूबे को नाराज करके 3 सूबे काम करेंगे तो पहले हार्ड फीलिंग्स और बढ़ेंगी। तो इस किस्म की चीजें ना की जाए, ना करने से मुल्क तबाह नहीं होगा, हाँ करने से तबाह हो सकता है। अगर ऐसी कोई चीज है, मतलब इससे मुल्क तबाह हो जाएगा। देखिए, एक सूबा अगर इतना शदीद नाराज है कि पूरा सूबा बाहर आ रहा है, अब मतलब वो सर आप सोचते हैं ईद के बाद देखेंगे वो नहीं सोच सकते, तो उनके सोचने के लिए तो एहतजाज कर रहे हैं। असेंबली से करारदाद क्यों मंजूर की गई है कि बता रहे हैं कि हम नहीं खुश इस चीज से, आप इस पर दोबारा नजरसानी करें। असेंबली से करारदाद एक सूबे से आई है, उसको कोई मायने है कि नहीं, और यूनिवर्सली आई है, क्या मकसद है? अरे उनको ही बता रहे हैं कि भाई गलती हो सकती है, आदमी नहीं पता नहीं था यार, आपको खुद को पता है, अब इतने भी नन्हे नहीं है कि उन्होंने खुद के साइन किए। स्टेट को बता रहे ना कि सर दबाव में आ गए, वो स्टेट को अल्फाज में कह रहे हैं। एज अ पार्टी, देखिए एज अ पार्टी पीपल्स पार्टी इस पर बहुत दबाव में, कोई शक नहीं है। और वो जो 4 अप्रैल को बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं ना, उसमें ये खुल के नारे लगेंगे कि मरसू मरसू केनाल ना देसू, और ना खपे केनाल ना खपे। मुझे तो ये, और अगर ये पीपल्स पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया तो दे विल बी नोवेयर। माशाल्लाह इतने सिंसियर लोग हैं इस पार्टी में, सबसे पहले वो जरदारी साहब के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं कि साइन कैसे कर दिए? अरे यार, अब आप भी कभी कभी ऐसे नन्हे बन जाते हैं। आप इसको क्या खुल के बताए ना, खुल के। मैं पानी पी रहा हूँ, मम्म पी रहा हूँ, आप बताए ना, आप तो ऐसा लग रहा था बोले मम्म पी रहा हूँ। हमें नहीं यार, आपको पता है स्टेट का सदर है, उससे अगर चीज हुई है तो एक सूबे को पता लगा है, एक सूबे से एहतजाज हो रहा है तो उसकी आवाज भी सुनेंगे ना। आवाज आ रही है ना सिंध की आप लोगों को, तो
उसको सुने, नजर नहीं करें, हो सकता है कोई अच्छी चीज हो जाए। जब वो साइन करते हुए अरे उस वक्त दबाव में थे, नजरसानी उनके कालाबाग डैम में क्या हुआ था? इन्होंने किया था। नहीं, कालाबाग डैम तो ज़ियालत ने किया था, जालक गलत था ना, सिंह के साथ हो रहा था, एहतजाज हुआ, पहले एतमाद में लेना चाहिए कालाबाग था। अगर खराब था तो सिंध पीस पार्टी तो बना चुकी थी, गवर्नमेंट बना लेते। होता ये है कि अगर किसी चीज में किसी भी एक सूबे को चले जी, कंप्रोमाइज कर लिया, आपकी बातों से ये लग रहा है मुझे, मेरा स्टेटमेंट नहीं, आप कह रहे हैं नहीं, जाहिर मेरा साहब नहीं है, ने मेरा- दबाव के तहत कर दिया काम। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, फिर क्या आप अपने अल्फाज अपने आप बोले, मैं ये कह रहा हूँ अगर उन्होंने कर दिया मुल्क के दबाव मफाद के में, तहत और मुल्क के मफाद में है तो फिर सही है ना। अरे क्यों तो आप एक क्या सूबे तकलीफ को है? नुकसान हो रहा है मुल्क के ना, मफाद वो में सूबे की आवाज नहीं सुनेगा। गद्दारी की सियासत समझने के लिए पीएचडी करना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आ रही। मुझे जो लग रहा है मैंने वो बोला भाई। अच्छा, आपकी राय है बाकी कि आप मुनासिब नहीं ले, है। अनिल जफरी साहब, मेरी राय यही है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पहले तो ये कह रही है कि जनाब हमें हमारा इससे कोई ताल्लुक ना, पीपल्स पार्टी हो गई लेट इस मामले में। जब ये इशू उठ गया वहां पर मतलब पहले जस्कम वाले आगे सामने नहीं जिसका नहीं बहुत सारे लोग सामने आ गए ना। सारी पार्टी अच्छा, पीपल्स हुआ पार्टी ये आप टूटी है कि सर। पीपल्स पार्टी ये समझ आप रही थी कि वो हर मामले को नहीं, डिफ्यूज तो- करने की चैंपियन है तो डिफ्यूज कर देगी। रमजान के भी अच्छा, महीना है। हुआ ये कि नहीं, रमजान से पहले मामला चला ना, इतना मामला नहीं तो संगीन था। भाई मामला अक्टूबर से चल रहा है, सितंबर से चल रहा है, साइन किए हुए तो डेढ़ महीना हो गया। सितंबर से ये वक्त आ गया। 2 महीने पहले देखिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जब ये कल्चर डे बनाया जाता था, सिंधी कल्चर डे, उस दिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इस हवाले से। ये अब ना कहें कि जनाब ना पता। अच्छा, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बयान देती है, चलिए छोड़िए सबको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ दरी साहब जो है वो मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहते हैं कि जनाब ये ठीक नहीं हो रहा और सूबे को एतमाद में लेना चाहिए। अगले घंटे में क्या होता है अली? देखिए, हमें ये बताया गया कि जी पीस पार्टी की जानिब से वजीरों ने बताया कि जी चूंकि पानी की पहले किल्लत है, मजीद किल्लत हो जाएगी, और कराची तो खासतौर पर आखिर में आता है, कराची को तो पानी फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अली तो सुने, तो कराची को जो पानी मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पहले भी नहीं मिल रहा, बस चलो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ की जो जमात है 22 MNA वाली, अरे उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे। अरे उस आपने उस तरफ देखो नहीं किया, मैं सोच रहा था तरफ बढ़ेंगे आप। नहीं, मैं आ रहा हूं। पार्टी तो एहतियाज कर रही है, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, नहीं, सिवाय MQM की ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, तो उनको नहीं पता कराची को पानी नहीं मिलेगा। उसके अलावा तकरीबन हर जमात ये कर रही है। अभी असेंबली में उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की, ये पहली दफ़ा था मुखालफत नहीं की, वरना उन्होंने कहीं आवाज़ भी नहीं उठाई इसके खिलाफ। तो खामोश है, एक तरीके से खामोशी नहीं, रजामंदी होती है। अब इसमें उन्होंने किया है, अगर नहीं करते तो इनको भी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि खाली अंदरूनी सिंध का नहीं, ये शहरी इलाका कराची हैदराबाद का भी पानी तो वो तो सबसे आखिर में आता है। और इनकी जो जब समुद्र का पानी बैक मारेगा तो जितनी एकड़ उधर सैराब नहीं हो रही, उससे ज़्यादा एकड़ तो यहाँ खराब हो जाएगी ज़मीन। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए फेडरेशन को इस पर। कराची में खराब होगी, चला नहीं, कराची की जब पानी बैक मारेगा, नहीं, ठीक है, तो ठीक है। भाई आप शाह बंदर में, ठट्टा में, बदीन में जमीन नहीं, वो आप कराची की जाके तो बात है, देखें, वो कराची की बात कराची में तो पानी नहीं आएगा ना, लेकिन जब पानी नहीं आता समुद्र पे तो पानी जाता है तो उससे जमीनें खराब होती है, सेमत दूर होता है। बदीन में जाके तो देखें ठट्टा में कितनी जमीनें खराब हो गई है। चलिए पहले सेमत दूर की वजह से। एक करके बात करते हैं ना। जी जी, अच्छा, जिस वक्त ये तकरीर कर रहे हैं जनाब मोहतरम आसिफ दरी साहब ने खिताब किया, खिताब करने के बाद ज़ाहिर है वो निकले, और अगले ही घंटे में इस वक्त जो इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं मनसूबाबंदी और तरक्यात के वजीर एहसन इकबाल साहब, बिल्कुल, वो टीवी चैनल पर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो हर मामले में हमने एतमाद में लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, सही, और वो बाकायदा कहते हैं कि जनाब ये सब तो बनना चाहिए, और ये जब हमने हुकूमतों को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर मामले में एतमाद में लेकर किया है, तो अब समझ से बाला है कि आसिफ दरी साहब अब ये तकरीर क्यों कर रहे हैं। पहली बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी इत्तेहादी जमात जिसे कही जा सकती है, जिनको उन्होंने सहारा दिया, वो बाकायदा आकर ही कहते हैं। इस वक्त PML नून के जितने वुज़रा हैं वो आकर बार बार एक बात ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हम इस पे ऑन बोर्ड थी। हम मामला कहाँ बिगड़ रहा है? मामला यहाँ बिगड़ रहा है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये देख रही है कि जनाब ये मामला हमारे हाथ से जा चुका और इस वक्त सिंध के अंदर रेजिस्टेंस है, कराची वैसे ही उनके पास नहीं है, तो अब जब ये रेजिस्टेंस बढ़ रही है, पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है ना। मेयर किसका है? पीपल्स पार्टी के पास वो 22 सीटें तो आपकी जमात के पास है ना। कराची वाले आप भी हैं, सही, अच्छा वो 22 सीटों वालों का कराची वाले हम देखिए, सब हैं। अच्छा 22 सीटों वालों का सीटें देखिए, जिस तरह बटी हुई है, उस पर बाद में किसी प्रोग्राम कर लेंगे। अभी ये बात नहीं, इस बात पे मैं बड़ी अहम बात ही कर रहे हैं, ये बड़ी अहम नहीं, बात कर तो रहे इस पे हैं, अब इसको होगा क्या? इधर उधर नहीं जाए, उस पे आ जाए ना, होगा क्या? हाँ, अब होगा ये कि पीपल्स पार्टी इसको फ्रंट से लीड करेगी, अगर नहीं करेगी तो बहुत नुकसान होगा, और वो करने जा रही है। मेरे पास, मैं इत्तलात आपको इत्तलात दे रहा हूँ, मैं आपको खबर दे रहा हूँ,
4 अप्रैल का जलसा बाकी कई जलसों से इनका बड़ा होगा। और इसी मौजूद में अहम ये और होगा। 1 पॉइंट यही होगा कि ये जो है ईद के फौरी बाद, ईद के 30 से 40 तीसरे दिन चौथे है, और आप ईद से 8-10 दिन पहले देख लेंगे कैंप लगना शुरू हो जाएंगे। इसको पूरे पाकिस्तान से लाके बहुत बड़ा एक जलसा मैनेज किया जाएगा। कहाँ कर रहे हैं जलसा? लड़काना में कर रहे हैं। लाड़कानो। अच्छा, और इससे पहले भुट्टो साहब की बरसी पिछले कई सालों से डिस्ट्रिक्ट में मनाई जा रही थी, बहुत बड़ी पैमाने बनाई जा रही है। उसका मकसद ही यही है। इसका जो पॉइंट होगा, जो मैंने 2 नारे बताए आपको, यही होंगे, आप देख लीजिएगा उस दिन भी कि मरसूम। अच्छा, ये तमाम जब काम होगा तो आप ये कह रहे हैं वफाक पे दबाव डालने के बाद ये दबाव क्या, डेडलाइन दी जाएगी, डेडलाइन दीजिए, और कि भाई अगर ये नहीं हुआ खटाई बढ़ जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल पड़ेगा, खटने पड़ना यानी पड़ेगा। ये बाकी लग रहा है आपको कि ये एहतजाज जब होगा तो खत्म समझने से मंसूबे को। देखिए, बहुत अहम नुक्ते पे हम आते हैं। अभी तक मेरी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में मौजूद जो भी क़यादत मौजूद है, उनकी तरफ से SICF को कोई ख़त नहीं लिखा गया। मैं आपको बड़ी डिटेल से बता रहा हूँ। एक कानूनी तरीक़ेकार होता है ना कि आप एक कानून को बात करते हैं। इन्होंने आज सिंध असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर की है। सिंध असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर करने की आपको मालूम है क्या हैसियत या क्या मामलात होता है, तो वो होता है। दर हकीकत इन्होंने कहीं पर भी ख़त नहीं लिखा और कहीं पर भी किसी से वजाहत तलब नहीं की अभी तक, जबकि हमारे पास इत्तलात हैं कि जो 6 में से 3 कैनाल्स हैं उस पर काम जारी है, वो काम रुका नहीं है। तो ये तो नहीं है कि बीच का रास्ता निकाला जाए कि 6 नहीं सही 4 बना लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लोग इस वक्त इसीलिए एतबार नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो मैं बात कंप्लीट कर रहा था लेकिन वो रह गई कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो गुजरा है वो ये कह रहे हैं कि हमने एतमाद में लिया था, और मैंने बाकायदा एहसान इकबाल साहब का बयान आपके सामने कोट कर रहा हूँ। सिमिलरली जो पाकिस्तान सिंध की इस वक्त क़यादत है, चाहे वो GD की सूरत में हो, चाहे कॉम्परस जमातों के तौर पर हो, सिविल सोसाइटी हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बहुत ही बड़ी बूम की ज़रूरत है कि जो उसके वोट बैंक को ये बात दे सके कि जनाब नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के हुकूक की तर्जुमानी करती है। अब इस मामले के लिए वो एक बड़े प्रोटेस्ट और हर प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं। आज इन्होंने सिंध असम्बली के अंदर भी बात की, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक तकरीब में मौजूद थे, वहाँ भी उन्होंने इस पर गुफ्तगू की। परसों सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर। सेम अब मामला ये नज़र आ रहा है अली कि इस सारी सूरत हाल में एक तरफ ये भी मामला चल रहा है और अब देही सिंध के साथ साथ शहरी सिंध भी इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। क्यों कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि एक आम तासुर ये जा रहा है कि जो आपने गुफ्तगू कही कि सिंध कराची बिल्कुल लास्ट में, तो कराची का पानी मुतासर होगा, तो अब ये तासुर जा रहा है। अभी तासुर जाने का मतलब है कि भाई, तो इसका मतलब है कि सिंध शहरी भी जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। जब सिंध शहरी कनेक्ट हो रहा था, सिंध शहरी में इस वक्त अगर बहुत ज़्यादा अगर जो अवामी सतह पर जा रहे हैं वो महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद साहब है, तो उन्होंने उसकी हिमायत की। MQM लंदन उसकी सपोर्ट में जा रही है, कैनाल्स के खिलाफ जा रही है। अब रह जाती है MQM पाकिस्तान। देखिए, MQM पाकिस्तान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह इस मामले में लेट हो रही है। अगर जितनी तेज़ी के साथ ये प्रोपेगेंडा या ये बात बढ़ेगी कि जनाब इससे कराची भी मुतासर होगा, और कराची के मुतासर होने का अगर MQM सीरियस नहीं रहेगी तो MQM को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह इस मामले में लेट होगी, और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है कि वो अब इस इशू को कैश कर लेगी, वो मुमकिन नहीं होगा। मुमकिन नहीं होगा। हालांकि इस पर बड़ी अहम चीज़ें हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पर मज़ीद भी बहुत सारे एंगल्स हैं, इसके इस पर बात कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तो जब रमज़ान शुरू होता है, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, हम देखते हैं कि खुद साख्ता ज़ख़ीराअंदोज़ी शुरू हो जाती है, महंगाई कर दी जाती है। ज़ाहिर है ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डाल सकते हैं आपके, उन्होंने कहा है कि महंगाई कर दें, लेकिन कमिश्नर जो रेड लिस्ट जारी करता है वो कुछ और होती है, बेचते कुछ और है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मज़ामत कराना। अब चीनी की कीमत में इजाफा जो हुआ उस पर आज वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं, चीनी के मसनूई बहरान की फ़िज़ा बनाने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। सर, जब तक ये लाएंगे, महीना पूरा गुजर चुका होगा रमज़ान मुबारक का, और अरबों रुपया कमा चुके होंगे ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वाले, कीमतें मसनूई बढ़ाने वाले, बाद में हमें पता चलता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि रमज़ान से 1 माह पहले चीनी की वाफिर मकदार पाकिस्तान में मौजूद थी, उसको एक्सपोर्ट की जाती है। हालांकि हर साल ये होता है, बिल्कुल हर साल नहीं होता, लेकिन हर 1-2 साल बाद होता है। ये वाकया इससे पहले हुआ था जहांगीर हाँ, तरीन को याद है आपको, जहांगीर तरीन वाला केस उसमें आ गया था। सर, इसमें भी हुआ था PDM की हुकूमत में, जरदारी साहब के बारे में सबने कहा कि जी उन्होंने इजाज़त दे दी, तो इस बार वज़ीर-ए-आज़म ने इजाज़त दे दी। बिल्कुल, लेकिन तो क्यों देते हैं इजाज़त? ये यूके आवाम खामोश बैठती है, हम और आप इतना नहीं बोलते। अब जितनी की बाहर से नहीं, इससे ज़्यादा यहाँ महंगाई हो गई है, तो ये फॉरेन एक्सपोर्ट की जो इजाज़त है वो ख़त्म कर देनी चाहिए, और ज़ख़ीराअंदोज़ पे छापे मारने चाहिए बुरी तरीके से। ये DC कमिश्नर वगैरह ये किसी और धंधे में चले गए हैं। मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में, छतें पढ़ना, छतें तुड़वाना, इस कामों में पड़ गए हैं। वो इस कामों में पड़ गए हैं, जो उनकी प्राइस चेक लिस्ट उनका वो काम नहीं है।
पता नहीं ये जिसका जो काम है वो काम करता ही नहीं है। बहरहाल ये और आवाम को भी चाहिए। देखिए कुछ साल पहले यूनाइटेड किंगडम में चीनी का बहरान आया, उधर चीनी की कीमत बढ़ गई, कुछ पेंस बढ़ गई, पाउंड भी नहीं, कुछ पेंस बढ़ गई। उधर जनाब सारी जो समाजी तंजीम होती है सोशल, उन्होंने बोला बाइकआउट करना शुगर का, आप शुगर ले ही नहीं, आप ऑल्टरनेट ले लें, आप हनी ले लें साथ, आप गुड़ ले लें। और ऐसा एका हुआ उसका 2 दिन में कई मिलियंस लोगों ने उसकी हिमायत की, उस पर साइन किया और सब एक हो गए। 1 महीने में कीमत उनकी नीचे आई, 45% नीचे आ गई। वाह। तो हमको भी एक कौम बनना चाहिए, नहीं छोड़े यार, नहीं खाए मिठाई, नहीं चीनी की ज्यादा वो करें। ये जितने जख्म होते हैं ना, ये खुद सड़क पर आगे आधी कीमत में बेचेंगे। मतलब ये सारे जो बस ये सारे काम हम आवाम नहीं हुकूमत पे करने। डिपेंड मत करो, खुदा रहा वो नहीं देखी, वो उनको ही साथ देगी जो उनके फायदे में होगा। बड़ी अजीब बात है कि देखिए हुकूमत पे हुकूमत आप में कौन ना पड़े हुए हैं? करें। देखिए सरमायादार उसमें बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हर पार्टी में, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा। नून लीग, पीटीआई, पीस पार्टी, सारी सभी तो आप मुझे बताए ना कि अगर 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 आवाम बाइकआउट करेगी हाँ, तो चीनी भी सस्ती होगी ना, पड़ी रहेगी ना। भाई और चीनी की कीमतों का तयन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, तो आप तो गवर्नमेंट आप करेगी लोग ही ना। नहीं। देखिए एक रूल है, अगर आपकी एक्सपोर्ट हो मांग जाएगी, कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी। अरे भैया एक्सपोर्ट भी कितनी कर लूंगा ना। वो की ना इन्होंने एक्सपोर्ट, हाँ, इन्होंने ठीक की दोबारा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर देंगे, दोबारा एक्सपोर्ट हो जाएगी। पाबंदी लगाए आप। मैंने मतलब बोला, आप सबसे पहले हुकूमत पाबंदी को लगानी ऐसी चाहिए। क्लीन चिट देते और हैं। मैं कब क्लीन चिट आप मैं क्लीन कह रहा हूं चिट कि वो दे रहे हैं शामिल ना। है, मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा वो शामिल है, हर जमात में शामिल है। शुगर नहीं, मिल्स गवर्नमेंट ने अगर कीमत एक तय कर दी है कि 130 रुपए या 140 रुपए है, उस पे भी अमल अमल दरामद नहीं हो रहा। दरामद गवर्नमेंट ने कराना है ना। वो उनको फुर्सत मिले ना, छते और छत तोड़ने से डीसीज को हाँ, ये, और ये, एसीज ये, को ये। और दूसरे धंधों से उनका बहुत वो अहम आप चीज अपना है। असल काम क्या कराची है? में तो कम से कम यही कर रहे हैं लोग। कराची में तो आप जिसको देखें कोई वही खड़े होते प्रोटोकॉल हैं। अफसर ये कर और रहा है। पंजाब में कौन कर रहा है? पंजाब का मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, मैं जहाँ देख रहा हूँ वो बता देखिए रहा हूँ। देखिए हम सीएम असल सिंह का मसले कोई को- प्रोटोकॉल है तो बदमाशियां करता फिरेगा वो। वो ये माने जिसका जो काम है वो काम नहीं करता, दूसरे काम में कर रहा होता है। अली मसला पता क्या, देखें हम चीनी जो है इस वो तरह खबरें जब आती हैं अफसोस होता है कि यार क्या कर रहे हैं लोग। चीनी जो है वो सूबाई और फाकी चैप्टर है। चीनी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का चैप्टर नहीं है। एक बात तो हम जरा सा इसको तयन करें, चीनी की पूरी पॉलिसी वफाक और सूबे बनाते हैं, सही है, डिस्ट्रिक्ट बनाते ही नहीं है। चीनी की कीमतों में अमल दरामद किसका काम है? देखिए अब मैं direct पॉलिसी government का काम है ना। मैं पॉलिसीज की नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगी ना। हुजूर बात सुने, जब इन्होंने एक जिक्र किया बीच में हल्का सा कि शुगर मिल मालकान कौन है, हुकूमत में ये ना सारे, मैं वही तो बात तो कहना चाह कार्रवाई रहा उनके हूं। खिलाफ क्यों नहीं हो रही? मैं वो वफाकी और सूबाई में कौन ये पॉलिसी बनाता है, जरा आप देखिए तो सर, सही मिलना कि आपकी किसने है, कहा शुगर कि मिलना 5 मेरी लाख है। हो? किसकी है शुगर मिल? सारे सियासतदानों की हर मसलन पार्टी में तो वो मौजूद है। 5-7 बंदे लेकिन साथ नाम साथ नहीं- बैठ जाए ना। अब हमले के चक्कर में लग जाए। भाई चले मैं XYZ नाम है तो वो हुकूमत में बैठे में वज़ीर आज़म साहब बुला लें, बोलो वज़ीर क्या कर रहे आज़म हैं को आप ये? चाहिए सबसे पहले एक्सपोर्ट पे पाबंदी खत्म करे और जखीरा अंदोजों को पकड़े। दूसरा, हर सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए तो उस बड़ी सख्ती के साथ प्राइस इस पे कंट्रोल करे और आवाम को चाहिए चीनी कम से कम इस्तेमाल करे, तो जाके ये मसाइल हल होंगे। मेरी नजर में एक हाथ से तो भेजने वाली ताली नहीं है। ये हाल है सर। पता नहीं किस तरह का हाल है, लेकिन आप बता देखिए दें कोई और देखिए हाल? मेरी बात सुनिए, हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। हुकूमत की जितनी भी आप इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक, जो भी तहकीकात होती है, उस तहकीकात में आप देख लीजिए वही आपको 20-25 लोग जो हुकूमत के करीब पाए जाते हैं, जो आला ओहदों पर बैठे हुए हैं, हमेशा सही है, वही लोग शामिल हैं। मामला सिर्फ मेरे भाई इतना सा है कि आप उसके खिलाफ पॉलिसी डेवलप कीजिए, आप हुकूमत उसको करें, आप आवाम पर क्यों डाल देते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि जनाब हम डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, सही है, तो आप चीनी को भी कंट्रोल कर लीजिए। क्यों नहीं कर पाते? असल जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है और कोई नहीं है। हम क्यों उसको कहते हैं? देखिए क्रशिंग सीजन गया, अभी अभी गया है, ज्यादा दूर भी नहीं गया ना कि अगर मिड ऑफ सीजन हो, अभी क्रशिंग सीजन गया है, अभी आपकी जो है वो रिफाइनरीज चलना शुरू हुई है, उसके बावजूद आपकी चीनी क्यों बढ़ रही है? अच्छा जी, इस वक्त स्टॉप होना चाहिए। सर वक्त की किल्लत में चाहूँगा तो 2 खबरें बड़ी अहम वो शामिल कर लें। एक खबर तो इंटरनेशनल ही है, वो शामिल करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक खबर यहाँ की है कि महाजिर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन आफाक अहमद साहब, उनके हवाले से खबर शामिल करूँगा मैं। उन्होंने ये कहा कि जी अब जो ये हैवी ट्रैफिक से हादसा मुसलसल रूनुमा हो रहे हैं, अब अगर ये हादसा हुए तो फिर वज़ीर बल्दियात मेयर कराची के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। सर हुकूमत ज़ाहिर पिछवाड़ी की है, पुलिस अंडर में उनके FIR दर्ज हो सकती है आसानी से, या हल भी यही है, या उन्होंने ऐसे एक सियासी स्टेटमेंट दे दिया? देखिए है तो ये सियासी स्टेटमेंट, अच्छा सियासी statement। और इसको जब उनका नाम करवाएंगे लिया नहीं है, ऐसा उसका है? नाम लिया है तो ही हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर नहीं लेते तो वो नहीं होता। उनको देखिए
होना ये चाहिए, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जिस इलाके में दिन में कोई हैवी ट्रैफिक है उस इलाके के SHO वो तो और बेहतरीन है। SO, ट्रैफिक के SO, वो तो हल है। वो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ FIR करनी लेकिन चाहिए। ये जो कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा देखिए, आप अगर जाएंगे किसी थाने में आप मेयर की या बल्दिया के मेयर की FIR कटाने या फिर वजीर बल्दियात। बल्दियात की, तो वो नहीं कटेगी। मेयर ने एक प्रोग्राम में बोला ना कि ट्रैफिक पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, तो बोला आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? जब वो एक मेयर आपको इस किस्म का जवाब दे रहा है तो उससे क्या बात करेंगे आप? कराएंगे FIR का फायदा होगा? नहीं होगा। जो जिम्मेदार है उसकी कटाई। सियासी स्टेटमेंट है जी, ज़ुहैरी साहब फरमा रहे हैं फाकिम साहब का, आपको भी लगता है कि मेयर बात खुश करने के लिए आवाम को कह रहे हैं? वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन किसके अंडर में? जाहिर सब कुछ सिंध हुकूमत। नहीं, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन किसके अंडर में? सर मेयर के है ना वो तो। मेयर के अंदर। और ये अगर आप खबर पढ़ें तो उसमें आफाक अहमद साहब ने कहा है कि भाई इन्होंने उन हेडेंट्स को दिए हुए हैं लाइसेंस और उन्हीं हेडेंट से वाटर 6 टैंकर घंटे निकल की रहे हैं हाइड्रेंट्स की इजाजत होती है, 24 घंटे चला। और ये वाटर टैंकर हैं निकलते हैं और इन वाटर टैंकर को उन्हीं हेडेंट से वो निकलते हैं। इन्होंने ये कहा है कि भाई ये उनके अंडर में जाते हैं और क्योंकि इन्हें बगैर फिटनेस के इन्होंने चलाने की इजाजत दी है तो कत्ल के जिम्मेदार ये लोग भी होंगे। तो बात असल में ये कि मेयर इस्तिस्ना नहीं है। पहली बात तो मेयर उसमें आ रहा है, तो वो FIR जो कटवाने को वो तो तैयार हैं, कट भी जाएगी। देखिए अगर हमारे यहाँ FIR कटना चाहे, नहीं वो तो चाहे तो आपको पता है, लेकिन आफाक अहमद साहब के खिलाफ तो ऑलरेडी कट चुकी। अब वो किसी कटवाएंगे तो क्या होगा? नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कटवाना चाहें, उन्होंने कहा है कि अगर नहीं होगा तो हम कोर्ट अदालत के जरिए भी जा अदालत सकते के हैं, जरिए ये भी ऑप्शन है। बात सही है। देखिए SO को जब आप करते हैं ना, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि SO को जब आप कह रहे बार बार कह रहे SO को पकड़े, SO को नहीं पकड़ ले, लेकिन जब आप ऊपर तक जाते हैं तो कम से कम SO तक तो नीचे ट्रांसफर होगा ना। एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, एक प्रेशर तो होना चाहिए। देखिए, फिटनेस भी ट्रैफिक पुलिस पे आता है। फिटनेस सर्टिफिकेट ट्रैफिक पुलिस देती है। ट्रैफिक पुलिस ही देखती है कि किस स्पीड पर टैंकर जा रहा है, 30 की 40 की स्पीड पर चलना चाहिए, वो आपस में रेस लगा रहे होते हैं। तो इसमें मेन जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस है और उसके साथ खड़ी हुई पुलिस जो अपना काम छोड़ के बाइक वालों से और दूसरों से ईदियां वसूल करते हैं। आपको जगह जगह बिल्कुल, नजर आएंगे। बिल्कुल। अपना काम वो नहीं करते। मैंने कहा हर आदमी अपना काम छोड़ के दूसरे काम में लगा हुआ है। तो FIR इनके खिलाफ करनी चाहिए जो उधर के जिम्मेदार हो, ना कि उस तरह तवानाई है उस तरफ जाया करें जिसका कोई हल नहीं हो, तो उससे अच्छा नहीं। उससे अच्छा ही है। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग खबर शामिल करते हैं। अमेरिका और इसराइल ने गाजा के फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए अफ्रीकी ममालिक से रब्ता कर लिया है। अब ये जो खबर है कि अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी और इसराइली हुकाम के हवाले से कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने मशरक़ी अफ्रीका के 3 ममालिक सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड के अहदेदारान के साथ रब्ता किया है ताकि गाजा के फ़लस्तीनियों की आबादकारी के लिए ममालिक की ज़मीन इस्तेमाल करने का मामला ज़ेर बहस। सर ये 3 मुल्कों में वहाँ जाकर अफ्रीका में बसाना चाह रहे हैं। देखिए, ये भी एक सियासी खबर है, बोलूँगा इसराइल को खुश करने के लिए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि फ़लस्तीन के लोग मर तो जाएंगे, वहाँ शहीद तो हो जाएंगे, लेकिन वो अफ्रीका में नहीं जाएंगे। इसराइल को लोगों में जो इसराइल की आबादी है उनको दुनिया भर से ला के वहाँ बसाया गया है। अब ये नहीं हो सकता कि मुकामी लोगों को उठा के आप अफ्रीका में बसा दें। तो किसी की ख्वाहिश हो सकती है, किसी की वो इसमें अमल दरामद कराना बहुत मुश्किल है। नहीं, तो सूडान कहाँ पर है? सारे अफ्रीका अफ्रीका में में। ही है ना। नहीं, डिस्टेंस कितना होगा किसका? गजा से? डिस्टेंस कितना होगा? देखिए, अगर गजा से नेक्स्ट बॉर्डर भी होता ना तो ये फ़लस्तीनी वो कौम अब है, अपनी ये ज़मीन क्यों जायज़ छोड़े? नहीं कि वो हाँ, वहाँ अपनी नहीं जाके अपनी बसेंगे। ज़मीन क्यों छोड़े? देखिए मेरी बात भाई अपनी मेरी ज़मीन बात क्यों छोड़े? असल बात तो ये हम है, थोड़ा सा चाहे प्लान बराबर- हम थोड़ा सा आप प्लान जाके कन्विंस कर लें उनको। भाई सोमालिया, सूडान, सोमाली आइलैंड, मसला ये उनको वहां से क्यों उनको बिठा दें, हमारे इसराइल वालों को। नहीं अली, सर इसराइलियों को बिठा दें। अली हाँ, मैं आपकी उनको बात और से- करीब है, और उधर ले जाओ, देखिए लीबिया में ले जाओ। मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों को का हक सिर्फ वो गजा की पट्टी नहीं बल्कि पूरा इजराइल भी फ़लस्तीनियों का होना हाँ, चाहिए। सही मेरा बात। नुक्ता नज़र ये है। लेकिन मैं एक बात, हम जरा खबर की बुनियाद पर चलते हैं। देखिए ये हवाई खबर नहीं है, मैं बात को समझिए। मैंने कहा सही ना, ना? ख्वाहिश हो सकती है किसी की, अमल देखिए- दरामद बहुत मुश्किल है। देखिए मेरी बात को जरा सा मैं एक पॉइंट को समझिए ना। हम किसी हवाई खबर पे नहीं जाना चाहते। हम क्या वाकई में ये हवाई खबर है, ऐसा नहीं हो रहा है और हम आंखें बंद कर लें? सही, एक बात, इस बात को ज़रा समझिए। देखिए मैंने इसीलिए आपसे सवाल ये पूछा कि इसकी बॉर्डर कहाँ लगता है। इन्होंने उन ममालिक को इंतखाब, मिस्र ने इस पर इनकार किया, सही, लेकिन मिस्र के बिल्कुल नेक्स्ट सूडान साथ खड़ा हुआ है। दरियाई नील अगर वहाँ से निकलता है तो सूडान में आता है, सही ना? तो सूडान अगर जब वहाँ से निकल रहा है तो मेरा जो पॉइंट ये है कि ये कोई हवाई बात नहीं होगी। हमें ज़रा सा इस पे देखना चाहिए कि क्या कोई गहरी साजिश के ज़रिए वो तमाम लोग जो कि फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हैं या जो इस वक्त समस्या की हालत में, उन्हें क्या ऑफ़र दी जा रही है, क्योंकि ऐसा माजी में हो चुका है, और किस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें आर्जी जिक्र करके शिफ्ट किया जा रहा है।
इस खबर में बहुत ज़्यादा आगे के मामलात हैं और सूडान इसके लिए राज़ी है। आप मेरी बात को समझिए, मिस्र राज़ी नहीं हुआ था, सऊदीया ने इनकार कर दिया था, उर्दुन ने इनकार कर दिया, सूडान राज़ी है। तो ये कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा कि इधर से इधर के मामलात का, ज़रा इसे देखा जाए। इसके लिए अर्ज कर दिया कि ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इस पर अमल दरामद इतना मुश्किल है। ये लोगों को कितने 1 लाख लोग मार दिए फलस्तीन के, बाकी जो 5-6 लाख थे वो चले गए छोड़ के, फिर वापस आ गए ना। ये वो कौम है जिसको हम कई दिहाइयों से देख रहे हैं, ये नहीं जाएगी सूडान। तो क्या आप इनको यूनाइटेड किंगडम में दे दें, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएगी। चलें जी, आखिर 1 मिनट है मेरे पास, जाते जाते खबर शामिल कर लें। शादी से मर्दों पर मुरतब होने वाले हैरत अंगेज नुकसानात का भी इल्म हुआ है। नई जदीद तहकीक आई है। शादी किसी फ़र्द की ज़िंदगी बदल देने वाला लम्हा होती है, मगर मर्दों में ऐसे वक्त एक अजीब सी मनफी असर का ख़तरा रहता है। और ये दावा किया है कि पोलैंड में एक तबी तहकीकात हुई है और उन्होंने कहा है कि शादी के बाद मर्दों में मोटापे का ख़तरा नुमाया हद तक बढ़ जाता है, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर ख़वातीन इससे मुतासिर नहीं होती। सर, मोटापे का तो मुझे मेडिकली पता नहीं है कि नहीं होता है, देखी। लेकिन मैंने देखा है कि शादी के बाद लड़के मोटे हो जाते हैं। अच्छा, हो जाता है, ये तो मेरी अपनी खुशी से भूल जाते हैं। अब खुशी से भूलते हैं या खाना खा के या ज़्यादा आराम करके वो अलग बात शादी है। की बात तो सर आराम कैसे अच्छा, करेगा अब आदमी, ये है- 2 नौकरियां करनी पड़ रही होती हैं। अब ये मतलब किस ये तरह है मतलब कि आपकी हर- तहकीक क्या है हर सर? इलाके का पोलैंड को भी छोड़ दिया देखिए, आपने, सब सही से बताया। पोलैंड, अगर हम पोलैंड की बात करें, क्योंकि बात वहाँ से आई है, यहाँ की भी कर लेंगे। पोलैंड का मतलब यह है कि बड़ा आज़ाद माहौल होता है वहाँ पे। आप कोई शादी आपने कर ली ना, तो आप 1 वुमेन मैन बन जाए। आपके लिए दुनिया की सारी लड़कियाँ ऐसे ही होगी कि आपने घोड़े की तरह ये चलना है, पोलैंड में किसी को होता है? देखना भी है तो वो ऐसा। ये पोलैंड में होता है, वो यूरोप में, पोलैंड में सब जगह ये होता है। शादी से पहले कोई मसला नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने ब्रेकअप कर लिया, कोई मसला नहीं है, साथ लिविंग आप तो यहाँ भी मसला नहीं है ब्रेकअप कर लिया? नहीं, यहाँ होते हैं साथ वहाँ लिविंग आप कई अच्छा, साल से living। रह रहे होते हैं रिलेशन में आप हो गए। लेकिन शादी के बाद अगर आपने किसी लड़की को देखा तो कुरान मच जाता है जी, वही है। तो वो आज़ादी खत्म हो जाती है, फिर दोस्तों के साथ जाने की आज़ादी खत्म हो जाती है। तो मोटापा कैसे ये आ गया? वहाँ पे मोटापे का मुझे पता नहीं लेकिन इस पूरे बहस में उसका जिक्र ही नहीं आया कि जो सारा सवाल था। तो मोटापे का मेडिकली मुझे पता नहीं है, लेकिन ये होता है भाई, हम बात अपने से चीज़ आपसे ऐसी ले होती लें, है। वजन बढ़ जाता है, नहीं पाकिस्तान- बढ़ता? अब पाकिस्तान में देख लें, जहाँ हम भाई अपने- स्मार्ट सा एक लड़का शादी की, शादी की कुछ दिनों बाद उसकी, हाँ, वो वजूहत क्या है इसकी? यार ये तो वजूहत तो किसी मेडिकल वाले को बुलाइए, अनिश भाई को पता होगा शायद। सर आपको अगर ये मैं तो प्लीज अक्सर मोटे भी होते हैं, रहनुमाई पतले भी होते हैं। रहनुमाई ये फरमाइए। बता सकते हैं मेरे शादी का तो वजन बढ़ा आपका? ताल्लुकात बहुत नाकिस है। शादी का वजन बढ़ गया था आपका? नहीं भाई, नहीं बढ़ा था। आपकी तस्वीर हमने देखी है। हाँ, शादी के बाद नहीं बढ़ा था, स्मार्ट शादी से बिल्कुल पहले नहीं वजन बदले। बढ़ गया था, शादी के बाद नहीं बढ़ा था। कम हो गया आपका? नहीं, शादी के बहुत बाद कम हो गया। सर ये की, काम बहुत करना पड़ा ना घर में। भाई आपके सामने ही कम हुआ है ना वजन, हाँ, तो खत्म हो गई बात। शादी के बहुत बाद वजन कम हुआ, एक तरीके से लड़कों को जो कहा जाता है कि उनकी आज़ादी जो है ना वो कम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए वजन बढ़ कहाँ गया जा था। रहे हो जी, कब आओगे जी, ये वो कहानियाँ, चाहे गोरी हो या काली हो, पाकिस्तानी हो या अमेरिकन, ये सवालात तो होते हैं। जिसकी वजह से दोस्तों के बढ़ साथ हैंग अराउंड करना है लड़कों की, तो ये होती है ना आधे शादी से पहले, तो वो सारी खत्म हो जाती है और बड़ी सारी आज़ादियाँ खत्म हो जाती है, तो उनको फर्क तो पड़ता है। लेकिन इसमें मोटा वजन- कहाँ से होता है ये पता नहीं भाई, कहाँ से होता है ये सवाल ये बता दो। मोटा कहाँ से? ये क्यों होता है ये मुझे नहीं पता। नहीं, आपका अनिस सवाल भाई ने अजीब तो है। मोटा बताने मना कर दिया। नहीं, मोटा कहाँ से होता है ये बड़ा सवाल है। नहीं तो आप बताइए अनिस मंसूरी साहब, इस ये तहकीक है जाहिर है, और उन्होंने, आपको भी लगता है पाकिस्तान में भी हमने देखा लोगों को शादी के बाद थोड़ा सा वजन इजाफा हो जाता है? बहरहाल एज फैक्टर भी काउंटेबल है उसमें। जब शादी के बाद वो एक आपका एज का वक्त होता है, बज़ाओकात हमने कई लोगों को देखा, शानी हमारे पास शादी के बाद इसका वजन बढ़ा ही नहीं। तो एक बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एज फैक्टर होता है। जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वजन बढ़ता रहता है? वजन क्या उससे ज़्यादा increase खुराक करता खाने है। लग जाते हैं? आप अपना बताएं, अपनी आपको बड़ा तो मेरा शादी उतना के ही बाद- वजन। अपने- अच्छा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको नहीं फर्क पड़ा, शानी को देखिए, आप सामने बैठा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको नवेद पड़ा भाई था को सर? फर्क जी नहीं मैं मेरा पड़ा था, वजन मेरा बढ़ गया था शायद। 5-7 किलो बढ़ गया था? जीतता तो नहीं, तकरीबन 25 किलो पड़ा। हैं? 25 साल बाद। बहुत शुक्रिया जी, मेरे दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोशिश की हमने खासतौर पर 2-3 बड़ी अहम खबरें, जाफर एक्सप्रेस वाला मामला और ये कैनाल्स का जो मसला है जिस पर ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं, ईद के बाद इस पर बड़ा कुछ लेदे होगी। और ये मामला अगर हमारा प्रोग्राम होता है दोबारा कल या परसों, तो उस पर हम दोबारा डिटेल इसलिए गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि आम लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है कि मामला है क्या, वाकई क्या सिंध बंजर हो जाएगा इससे, या सिर्फ ज़ाहिर पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब भी और दीगर सूबे भी हम सब ज़ाहिर मिलकर रहते हैं, तो फ़ायदा ज़्यादा है इसमें, नुकसान ज़्यादा है। इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें ये इजाज़त, मौलाना के बाद।
है।